पृथक उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के आंदोलन के दरमियान मुजफ्फरनगर जैसे बर्बरतापूर्ण कांड के समय जब मौत एकदम सामने नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद जरा सा भी भय नहीं था। एक जुनून था, जोशो खरोश था और कूट कूट कर यह विश्वास था कि आज अगर हम मर भी जाएंगे तो मर कर भी हम अमर रहेंगे। लेकिन आज हालात यह है कि जिंदा रहकर भी ऐसा लगता है कि हम मर चुके हैं। ऐसा क्यों महसूस होता है? ऐसी उदासीनता क्यों है? ऐसा टूटा हुआ विश्वास क्यों है? इन सब बातों को आज आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद पांडे मुजफ्फरनगर कांड में जब मौत से रूबरू हुआ तो उस समय हमने सोचा भी नहीं था कि जब उत्तराखंड राज्य जब बन जाएगा तो हमारी जो मूल पहचान है उसी को दफना दिया जाएगा। और इन्हीं सवालों को लेकर बेसिकली मूल रूप से जो दो इशू हैं आज की डेट में, मूल निवास और भू कानून, ये दो इशू को लेकर इस बीच जो कुछ भी धरातल पर जो धरातली परिदृश्य नज़र आया उसको देखकर अब कुछ कहने सुनने को रह नहीं गया है, ऐसा लगता है। क्योंकि मूल निवास की बात करें, जो मूल निवास में 17 अगस्त 2012 को हाई कोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किया गया था। उस आदेश के परिपालन हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा 2 अप्रैल 2013 को एक शासनादेश जारी किया था। समाज कल्याण अनुभाग 1 से प्रमुख सचिव एस राजू के हस्ताक्षर से जारी यह शासनादेश राज्य में SC, ST एवं OBC हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के लिए पात्रता निर्धारण की शर्तों के संबंध में था। तो 2 अप्रैल 2013 को जो ये आदेश जारी हुआ, तो इस आदेश के जो निर्देश दिए गए थे, उन निर्देशों के क्रमांक 4 का 7th पैरा में ये कहा गया कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की दृष्टि से स्थायी निवासी प्रासंगिक है। निवास के संबंध में अन्य शब्दों जैसे निवास करता है, निवास, सामान्यतया निवास करता है, सद्भावी निवासी तथा मूल निवासी को विचार और उपयोग में नहीं लाया जाए। तो ये मूल निवासी या सद्भावी निवासी जैसे शब्दों को विचार और उपयोग में नहीं लाया जाए, ये आदेश जारी कर दिया कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए। और इसके बाद से यहाँ पर मूल निवास का प्रमाण पत्र जो पहले जारी हो रहा था, मूल निवासी के जगह स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी होने लगा और मूल निवास शब्द को ही न तो विचार में लाया जाएगा न उपयोग में लाया जाएगा, पूरी मूल निवास शब्द को ही दफन कर दिया गया। तो 13 के बाद थोड़ा बहुत इसका विरोध हुआ। उस समय तत्कालीन विजय बहुगुणा सरकार में शासनादेश जारी हुआ। इस शासनादेश को लेकर भी कई ज्वलंत सवाल थे कि यह कोर्ट के इस आदेश का परिपालन हेतु
आदेश जारी होने चाहिए थे सामान्य प्रशासन की ओर से, लेकिन यहाँ ये जारी हुए समाज कल्याण विभाग की ओर से। और इस आदेश को जारी करने वाले अधिकारी की सत्यनिष्ठा को, अधिकारी वो हैं जिनकी सत्यनिष्ठा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा संदिग्ध बताया जा चुका था पूर्व ही एक मामले में। तो कुल मिला के जो ये मूल निवास को शब्द को उपयोग और विचार में नहीं लाया जाएगा वाला जो आदेश हुआ, इसकी मंशा को लेकर न तो सरकार की मंशा पर तो सवाल था ही था, लेकिन जिसके स्तर से आदेश जारी हुए उस अधिकारी की सत्यनिष्ठा को भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा संदिग्ध बताया गया था। थोड़ा बहुत विरोध हुआ, लेकिन बात आई गई होगी, सब बात खत्म, और स्थायी निवास, मूल निवास के स्थान पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी होने लगा और उसी के आधार पर जातीय प्रमाण पत्र। अब 2013 के बाद से 10 साल बाद एक आवाज उठी, मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति का गठन हुआ और 24 दिसंबर को देहरादून में एक रैली का आयोजन हुआ, जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार हुआ। उस समय ये लगने लगा कि हाँ भाई, अब ये जो हमारे बुनियादी सवाल हैं इन पर अब फैसला हो जाएगा, सबकी जन भावनाओं के अनुरूप इसमें फैसला हुआ। लेकिन इसी विवास जो संघर्ष समिति थी पूरी आक्रामक मुद्रा में और सरकार से बचाव की मुद्रा में नजर आई, और सरकार के स्तर से वार्ता की पेशकश भी करी गई। ठीक 24 दिसंबर की रैली से ठीक पहले एक वार्ता की पेशकश भी अप्रत्यक्ष रूप से हुई। तो फिर संघर्ष समिति ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा गया कि संघर्ष समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 24 दिसंबर की प्रस्तावित रैली से पूर्व सरकार के साथ कोई वार्ता नहीं की जाएगी। रैली हुई, रैली के ही दिन एक ऐतिहासिक बात ये हुई कि सरकार की ओर से भी एक रैली निकाली गई। इन्होंने तो मूल निवास और भू कानून के लिए रैली निकाली और सरकार ने रैली निकाली। मोदी है ना, राजधानी में 2 रैली निकली और इतना प्रचंड मूल निवास और भू कानून जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर पूरा जन समुदाय, जन सैलाब वहाँ पर उमड़ा, जिसको देखकर सबको लगने लगा कि हाँ भाई अब कुछ होने वाला है। लेकिन उसके बाद फिर बात आई, फिर बागेश्वर में उत्तरायणी के समय एक कार्यक्रम दिया संघर्ष समिति ने, फिर हल्द्वानी में रैली हुई, कोटद्वार में हुई, टिहरी में हुई, अब रैलियों का दौर जारी है। लेकिन आज की डेट में सवाल अब इस बीच क्या हुआ, इस बीच ये यूसीसी उत्तराखंड में देश का पहला एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर यूसीसी को बिल ले आए। उसके लिए विशेष सत्र भी आहूत किया गया। तो पूरे जन समुदाय हक्का बक्का रह गया कि यूसीसी के लिए जो कमेटी गठित थी उसने यूसीसी की जो रिपोर्ट सबमिट करने के तीसरे दिन ही विधानसभा का विशेष सत्र लाकर एक बिल पेश करके उसको पारित करा दिया गया यूसीसी को। और भू कानून के लिए जो कमेटी गठित की थी वो कमेटी ने अपने जो कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत किए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन वो कमेटी की रिपोर्ट फाइलों में धूल फांक रही है। यानी कि जो राजनीतिक फायदे के लिए जो कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसको तो तुरंत एक्शन हो गया, और जो यहाँ के जन भावना से जुड़ा जो इशू था उसको लेकर जो कमेटी ने रिपोर्ट दी, वो कमेटी की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में फाइलों में धूल झोंक दी। अब मूल निवास
वाला जो इशू है और भू कानून, मूल निवास का इशू तो ऐसा है कि अब इसकी संघर्ष समिति के स्तर से अब जो उस समय तो 24 दिसंबर को जो रैली हुई उसको लेकर तो एक पूरा टेम्पो था, तमाम जन भावनाओं थी, बिल्कुल हम अब इसमें निर्णय होगा। लेकिन उसके बाद संघर्ष समिति क्या आ गई, फिर उसका टेम्पो डाउन हो गया। जबकि संघर्ष समिति को चाहिए था, जो उसकी खामियां हैं, हम संघर्ष मेरे इस बात को चाहे हमारे जो लोग इसको नेगेटिव लें तो नेगेटिव लें, लेकिन जो पॉजिटिव हम तो एक कट्टर मूल निवास के राज्य प्राप्ति के आंदोलन से जुड़े हुए हैं और मूल निवास के प्रबल समर्थक हैं। अपने घर कुड़ी को जो दांव में लगाने की नौबत आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन इसको लेकर कैसे एक रणनीति क्या की जाए। इतना एक मजाक बन गया, सही को सही और गलत को गलत, जो साफ गलत नज़र आ रहा है उसको लेकर धूल आंखों में धूल झोंकी जा रही है और मजाक उड़ाया जा रहा है। एकदम बड़ा जनभावना से जुड़ा मुद्दा था, उसको लेकर आपने पर्यावरण में मोदी है ना की रैली निकाल दी। क्या ये मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है तो क्या है। और संघर्ष समिति की एक जो कमी ये है कि संवाद, शतरंजी चालें खेली गई। पूरे जो 24 दिसंबर से पूरे जो माहौल बना उसमें सरकार की ओर से भी और सबके ओर से इसमें शतरंजी चालें चलनी शुरू हुई। अब एक तो ये हुआ कि संवाद होना चाहिए, ये आफ्टर ऑल ये मामला टेबल में ही डिसाइड होगा। तो एक तो ये था कि वार्ता के पेशकश को ठुकराना वो गलत, और दूसरा इसमें यह है कि जब 24 दिसंबर का जैसे जो माहौल बना था उस माहौल को कम नहीं होने देना चाहिए था। उसके बाद तो फिर और भी बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए था, डू और डाई, क्योंकि ये गलत हुआ है तो गलत को सही करना ही करना पड़ेगा। ये डिमांड भी संघर्ष समिति ने की डिमांड है कि मूल निवास 1951 से लागू किया जाए। इससे हमने जितना इस विषय को समझाया हम इससे सहमत नहीं हैं। ये तो संविधान में स्पष्ट है, परिभाषित है, राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन है कि 1950 से जो जिस राज्य में रह रहा है वो उस राज्य का मूल निवासी है। तो संविधान में जो चीज़ है उसको तो लागू है ही है संवैधानिक ढंग से। लेकिन यहाँ पर जो मूल निवास शब्द को ही उपयोग में, विचार और उपयोग में नहीं लाया जाए वाला जो एक गलत मंशा से ये आदेश जारी किया गया, क्या ये कार्यकारी आदेश से इसको ऐसा किया जा सकता है? अगर ऐसा करना भी था तो उसके लिए भी एक प्रक्रिया होती। कोर्ट के आदेश के नाम पर आपने एक कार्यकारी आदेश के जरिए मूल निवास शब्द को ही बिल्कुल दफना दिया। ये तो कहीं से कहीं तक संभव नहीं। तो एक तो यह है कि डिमांड साफ ये होनी चाहिए कि संविधान का उल्लंघन हुआ है, संविधान का उल्लंघन हुआ है और ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक जस्टिफाई नहीं होना। और दूसरी बात ये होनी चाहिए थी कि जो यूसीसी को लेकर आज की डेट में यूसीसी को लेकर जो कमेटी की रिपोर्ट गठित हुई उसके तीसरे दिन तो आपने उसको विशेष सत्र बुला दिया और भू कानून के लिए। तो कुल मिला के इतने इस ज्वलंत और बुनियादी जो दो इशू हैं उसको लेकर तो डू और डाई होना चाहिए, क्योंकि ये गलत है तो गलत को गलत कहने के लिए चाहे हमारी जान चली जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो उसका आउटपुट निकलना चाहिए। आप रैली पर आपने झोड़ा चांचली हुड़का सब ढोल दमाओ सब बजा के रैलियाँ निकाले जा रहे हो। क्या हुड़का बजा के झोड़ी चांचली करके इसका डिसीजन होगा? कभी नहीं। इसका डिसीजन ऑन द टेबल ही होगा और टेबल में आके आपको इनको जो गलत मंशा से वशीभूत होकर जिन्होंने किया है उसको वहाँ टेबल में डिसाइड करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि ये गलत है और इसको विड्रॉ करना पड़ेगा।
इसमें जो विधिक और तकनीकी पहलू हैं उसको लेकर एक एक्सपर्ट जो लोग हैं वो एक टीम बैठे और कूल होकर इस पर पूरा गहन अध्ययन करें, तकनीकी और विधिक पहलुओं पर इसके विचार विमर्श करें और इसको लाएं, और दूसरी ओर से स्टेप वो बनाएं कि आप टेबल में आए। तो निश्चित रूप से इस पूरे इश्यू पर अगर ऐसा नहीं होने की वजह से हम तो पूरे हमारे इतने सालों का ये अनुभव रहा है, आंदोलन से जन्मे उत्तराखंड राज्य में आंदोलनों में ही हमारा पूरा जीवन गुजरा। आज हम देख रहे हैं कि जिस ढंग का ये माहौल हो रहा है उसको देखकर क्यों इतनी निराशा हो रही है। निराशा इसी बात को लेकर हो रही है कि साफ सुथरा विषय है और जिस ढंग से इन्होंने इसको लैंगर ऑन कर रखा है अपने राजनीतिक शतरंजी चालें चल के, तो उसको देखकर ये लग रहा है कि हम तो जिंदा रहकर भी मर गए, हमारी आवाज़ की कहीं सुना ही नहीं है। जो आवाज़ उठा रहे हैं, अब दूसरी कमी इसमें है, इससे मूल निवासी का जो बेनिफिट, जो लाभार्थी हैं प्रत्यक्ष रूप से जो लाभार्थी हैं SC ST OBC, इस संघर्ष समिति में SC ST OBC का कोई प्रतिनिधित्व सीधा कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आ रहा है। भाई उन लोगों को भी जागरूक करें, चेतना लाएं, वो चेहरे भी संघर्ष समिति में लीडिंग कैपेसिटी में आने चाहिए। और ये तो ये होने के साथ साथ जब माहौल बना दिया है, जब बीड़ा उठा दिया है, तो इसको लेकर ऐसी घेराबंदी करें। आज की डेट में जगह जगह पर आप इसको लेकर तो ज़रूरत यह है कि सचिवालय का घेराव करके जब तक इसको टेबल में डिसीजन ऑन द टेबल, इसका हैंड टू हैंड डिसीजन जब तक नहीं होता तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ये डू और डाई के रणनीति अपनाते हुए इसमें एक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना ज्वलंत और इतना बुनियादी इश्यू पर अगर हम इस ढंग से अगर ये शतरंजी चालों के में हम आ गए तो यह धिक्कार है हमारे लिए। ऐसे जीने से अच्छा है मरना अच्छा है। तो मैं तो इस अपनी व्यथा को सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये तो हमने पहले भी देख लिया है कि जो अब उस दिन जो 24 दिसंबर की रैली हुई उसमें मोदी हैना वाली रैली निकालते हुए जो ढंग हुआ, वो क्या मैसेज जाता है। और विपक्षी सत्ता पक्ष का तो ये रोल है, और विपक्ष तो इसमें विपक्ष इस पूरे मूल निवास के आदेश को जारी करने वाला तो कांग्रेस ही है। तो ये क्या समर्थन करेंगे, क्या वो करेंगे जब तक हमारे अपनी आइडेंटिटी, हम हर बात के लिए अगर हमारे मान को जाएंगे उस तो क्या मैसेज आ रहा है। क्यों हम लोग एक आवाज़ राज्य आंदोलनकारी ले लो, राज्य आंदोलनकारी करेंगे, हम किसका मुंह देखें इन ज्वलंत और बुनियादी सवालों को पर आवाज़ उठाने के लिए हम किसका मुंह देखें। राज्य आंदोलनकारी का कार्य का मुंह देखें। राज्य आंदोलनकारी की स्थिति आज 2004 में जो उनकी नियुक्तियाँ हाई कोर्ट ने उस पर असंवैधानिक बता रखे हैं, उसी को लेकर वो अपने वो है। आज वो असंवैधानिक नियुक्तियों को चाहे सत्र में लाके इसको संवैधानिक का जामा पहनाने के पूरे कसरत हो रही है, लेकिन उसका कहाँ है वो राज्य आंदोलनकारी। इतने ज्वलंत और बुनियादी सवालों पर वो क्यों चुप है, और चुप है तो क्यों उसमें आउटपुट नहीं आ पा रहा, क्यों आक्रामक नहीं है, क्यों घेराबंदी इतनी, हम इतने कमज़ोर कहाँ से हो गए। ये एक समीक्षा के सवाल है जो आम जनमानस के दिलो दिमाग को हिलोरे कर रहे हैं। कहाँ हैं यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियाँ जो सब हाईकमान की आवाज़ आती है। क्षेत्रीय पार्टियाँ कहाँ हैं, कहाँ हैं आंदोलनकारी, कहाँ हैं ये गैर राजनीतिक आंदोलनकारी। तो ये सारे इशू हैं। इन इशू को लेकर मैं तो अपनी बात को इतना ही कहना चाहूँगा, अपना अनुभव जो है इस पॉइंट पर कि बहुत आक्रामक ढंग से इसमें स्टेप लेने की ज़रूरत है। और क्योंकि ये साफ सुथरा विषय है, जो ढंग से छल प्रवंचन नहीं चलेगा, हम जन भावना के को इस ढंग से नहीं सहन नहीं किया जा सकता है। तो जो भी इसको लीड कर रहे हैं उनसे हमारा यही कहना है कि वो इसको पूरे एक रणनीतिक ढंग से लीड करें और सरकार से और विपक्ष से भी
अपेक्षा है कि इस ज्वलंत और बुनियादी इशू को ज़्यादा लैंगर और ऑन करना ठीक नहीं है। जन भावनाओं को समझे, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संवाद से, जिस समय 24 दिसंबर की रैली हुई, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि संवाद से ही समाधान होता है। तो संवाद का माहौल होना चाहिए और इसके सभी विधिक और तकनीकी पहलुओं पर विचार विमर्श होकर इसका जन भावनाओं के अनुरूप इस पर त्वरित निर्णय लिया जाना चाहिए। यही उम्मीद है, यही अपेक्षा है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ और इस उम्मीद के साथ कि मेरे इस चेंज आउट चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।